दिल्ली विश्वविद्यालय के 500 से अधिक SC, ST, OBC अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अपनी स्कॉलरशिप की चिंता सता रही है। लॉकडाउन में यातायात संसाधनों की कमी के चलते ये लोग सही समय पर स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए और अब विश्वविद्यालय प्रशासन इनके आवेदन नहीं स्वीकार कर रहा। ज्ञात हो कि आवेदन की प्रक्रिया अगर प्रथम वर्ष में नहीं हो पाई तो ये हमेशा के लिए छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में रहकर पढ़ाई करना कमजोर तबके के लिए संभव नहीं हो पाएगा। मैं दिनेश चंद मीना दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ का फर्स्ट ईयर LLB का स्टूडेंट हूँ। एक UGC एक स्कीम चलाता है, वो स्कीम का नाम है PG SC ST प्रोफेशनल परसिंग कोर्स करके स्कीम होती है। उस स्कीम में SC ST के जो इंडिया के कुछ एलिजिबल वो हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ कॉलेज लिस्टेड हैं, उसमें हमारे DU का नाम भी है। तो वो बच्चे अप्लाई करते हैं और 4500 रुपये हर महीना उनको सरकार की तरफ दिया जाता है। अब हमारा इश्यू ये है, हमारा एडमिशन प्रोसेस कोविड के कारण डिले हो गया था। अब एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा था, उसी टाइम इन्होंने जो UGC वालों ने है NSP पोर्टल पे एप्लीकेशन फिलअप करने की डेट खत्म कर दी, एंड कर दी। अब हम उसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उसके लिए UGC भी गए, 2 बार हम UGC गए, UGC को लेटर दिया हमने, उनसे रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री अगर कुछ करे तो कुछ हो सकता है। हम मिनिस्ट्री भी गए, रमेश पोखरियाल जी के घर पे जाके लेटर दे के आए, और अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं वहां भी हमने अपनी बात रखी। उसके अलावा शास्त्री भवन भी हम लोग गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, बस वो चल रहा है अंडर प्रोसेस। फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अगले 3 साल तक हम इस स्कॉलरशिप के बारे में भूल जाएं, क्योंकि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। केवल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाता है। इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे जो प्रोफेशनल कोर्स के होंगे वो। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में, काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब एकदम BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी कल ही एक कोलकाता के लड़के का मेरे पास कॉल आया कि अगर मुझे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मैं LLB का एडमिशन विड्रॉ कर लूंगा। उसका सीधा कहना था कि मैं दिल्ली का खर्चा और ये सब वो नहीं कर सकता। और काफी लोग ऐसे हैं, मैम SC ST के लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में हैं। हमने क्या है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए थे, ऑफलाइन कैंपस ना होने के कारण हम लोग आपस में संपर्क तो कर नहीं पाए, तो हमारी जो क्लासें होती हैं सारी ऑनलाइन होती हैं, उसको लेके हमने ग्रुप बनाए। तो लगभग 200 के आसपास हम लोग जुड़े हुए हैं। और UGC की जो सारी स्कीम है, 4-5 स्कीम चलती हैं इसकी, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए चलती हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, यूनिवर्सिटी फर्स्ट होल्डर रैंक होल्डर के लिए, कुछ माइनॉरिटीज के लिए, कुछ PWD स्टूडेंट्स के लिए, उन सबको मिला के हम 550 के आसपास हैं जो हम जुड़े हुए हैं। हमने 3 बार अब तक मेल किए हैं, सारी जो ऑफिशियल हैं, जितने मिनिस्टर हैं, सब सेक्रेटरी है, सबको मेल किए हैं। सेकंड टाइम जब हमने 100 लोगों ने एक साथ मेल किया तो उपराष्ट्रपति कार्यालय से भी लेटर आया VC के नाम कि आप इस पर अटेंशन दें। तो VC ऑफिस में जब मेरी बात हुई तो आधा घंटे तक लगभग मेरी बात चली थी। तो उन्होंने बोला कि हम इस इशू को UGC से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह हमारी चल रही है, हम कोशिश करेंगे ये रीओपन हो जाए। हम चाहते हैं मैम कि मिनिस्ट्री NSP पोर्टल को एक बार दोबारा, जो बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए उनके लिए NSP पोर्टल को खोलें। NSP पोर्टल जो है IT मिनिस्ट्री के तहत आता है, IT मिनिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री है वो इसको हैंडल करता है। इसके ऊपर लगभग 60-70 स्कीम है, सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रियों की, UGC की, AICTC की और भी कई स्टेटों की, उनके लिए वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि एक बार दोबारा उस UGC की स्कीम के लिए फॉर्म भरवाए जाएं और हमें मौका दिया जाए एक बार। जात जात के फेर में उलझे रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा रैदास जात का रोग। जात जात में जात है जो केले में पात, रैदास मानस न जुड़ सके जब तक जात न जात। मध्यकालीन समय में मनवादी व्यवस्था के विरोध में अपने दोहे और वाणी के माध्यम से समतावादी सांस्कृतिक आंदोलन की नींव रखने वाले महान कवि, विचारक और प्रखर वक्ता संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती है। इस अवसर पर पंजाब सहित देश में कई स्थानों पर झांकियां सजाई गई। इस बार इन झांकियों में EVM पर प्रतिबंध लगाने और किसान आंदोलन के साथ साथ भीमा कोरेगांव का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा। लोग सच्चाई को या तो जानते नहीं है और अगर जान लेते हैं तो मानते नहीं है।
मान लेते हैं तो उसको धारण नहीं करते, धारण करते हैं तो उसको व्यवहार में नहीं लाते, और जब व्यवहार में नहीं लाते तो प्रदर्शित नहीं होता। फिर उससे वो सामाजिक एक जो समता मूलक समाज के निर्माण की हम परिकल्पना करते हैं, हम वो समता मूलक समाज नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे व्यवहार में ये है कि अगर मैं अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करूंगा तो मैं अपनी जाति ढूंढता हूं। जब मैं अपनी जाति ढूंढना शुरू कर देता हूं, वहीं से मैं समाज को तोड़ने का काम शुरू कर देता हूं। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे कि हम सभी मानव हैं, इंसान हैं, और मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिस दिन इस सच को हम जान लेंगे, व मान लेंगे और अपने व्यवहार में ले आएंगे, उसके बाद समता मूलक, स्वतंत्रता पर आधारित, भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित एक समता मूलक समाज का निर्माण करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। पूरे दुनिया में तो जातियां नहीं हैं भाई, भारत में या जहां भारत से जाके लोग बस गए केवल वहां जातियां हैं, लेकिन उससे अलग पूरे दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, आपको जातियां नहीं मिलेगी। अब ये जातियां बनी कैसे, आज मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, आप सबको भी समझाता हूं। एक प्रदेश नदी के इस तरफ बसा हुआ था और दूसरा प्रदेश नदी के उस तरफ बसा हुआ था। नदी के और उस प्रदेश के बीच में घनघोर जंगल भी था। उधर के लोग इधर नहीं जाते थे, क्योंकि उसको पहले तो घनघोर जंगल का सामना करना पड़ता, उसके बाद उस भयंकर नदी का सामना करना पड़ता, तब वो उधर पार करके इस तरफ आ पाता। तो उसको ये रहता था उधर जाके क्या करना, इतनी सारे कष्ट उठा के, लेकिन उधर खुशहाली थी, भाईचारा था, प्रजातंत्र था। आपने अगर तथागत बुद्ध के परिवार के बारे में पढ़ा हो या महावीर स्वामी जी के परिवार के बारे में पढ़ा हो, ये दोनों गणराज्य प्रजातंत्र पे आधारित थे। वहां मां के पेट से राजा पैदा नहीं होता था, समाज बैठ के निर्णय करता था कि अगला राजा हमारा कौन होगा। तो वो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भाईचारा था, प्रेम था, स्वतंत्रता थी, अपनी बात को तर्क के आधार पर मनवाने की एक क्षमता होती थी। तो उस वातावरण से लोग निकल के कभी दूसरे में नहीं जाते थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि जंगल को क्रॉस करूं और जंगल को क्रॉस करके नदी को क्रॉस करके मैं उस तरफ जाऊं। लेकिन जो दूसरी तरफ था वह पूरी तरह से पक्षपात पर आधारित समाज रहता था। ताकतवर लोग कमजोरों को मारा करते थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब थी, लोग दुखी रहते थे, लड़ते रहते थे एक दूसरे में। उनमें से कोई विद्वान समझदार आदमी उस व्यवस्था से निकलना चाहता था, वो जैसे तैसे कष्ट उठा के नदी पार करके जंगल पार करके उधर गया और उसने कहा मैं आपके बीच में रहना चाहता हूं, उधर बहुत कष्ट है, मानवता नहीं है, लोग एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। तो इधर वाले लोगों को भी ये पता लग गया कि उधर बहुत कष्टदायक लोग हैं, लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, उधर नहीं जाना। अपने बच्चे तक को कह देते थे कि तुम्हें उधर नहीं जाना, उधर लोग आपस में मारकाट मचाते हैं, एक दूसरे के हक अधिकार छीनते हैं, ताकतवर कमजोरों को मारते हैं, उस व्यवस्था की तरफ मत जाना, उधर नदी पार करके इधर ही रहना, इधर हम सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जिधर सब लोग वो मार पिटाई करने वाले, असमानता पर आधारित समाज वाले लोग रहते थे, उधर इस तरह की विपदा आ गई कि उनके जानवरों के लिए चारा नहीं बचा और उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए
अपने जानवरों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने जगह को विस्थापित करके नए चरागाह ढूंढने के लिए वो निकले और वो कष्ट उठा के नदी पार करके और उस जंगल को पार करके इस तरफ आ गए जिधर बहुत ही प्यार मोहब्बत से सब आपस में रहते थे। चूंकि इधर लड़ाई झगड़े वाले लोग रहते थे तो उनके पास उन्नत किस्म के हथियार और औजार थे। उन्होंने उन औजारों हथियारों का इस्तेमाल करके जो इधर शांतिपूर्वक समाज रहता था, जिसने कभी ज्यादा औजार हथियार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी औजार हथियार की, वो तो प्यार मोहब्बत था, उनके बीच में लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। तो ये लोग जब इस गांव को छोड़कर नदी क्रॉस कर उधर आके बस गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी ताकत के बल पर, अपने औजार हथियार के बल पर, इनके जो लोग यहां रहते थे, जो समता मूलक समाज था, जो अमन पसंद समाज था, जो लड़ने झगड़े में भरोसा नहीं करता था, जो बाहर से आने वालों का भी आतिथ्य सत्कार करता था, ये लोग वहां आए और औजार हथियार के दम पे उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने छीन लिया। छीन लेने के बाद चूंकि वो बड़ा गांव था, वहां लोग एक दूसरे की हत्या नहीं करते थे तो संख्या अच्छी खासी थी, प्यार मोहब्बत था। और चूंकि यहां लोग एक दूसरे को मारते थे, इनकी संख्या कम थी लेकिन लड़ाकू थे। तो इन्होंने क्या किया, जब वहां जाके उस शांत समाज को उन्होंने अपने औजारों के बल पे हरा के उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली, तो इनके दिमाग में एक बात आई कि भाई ये इतना बड़ा गांव है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, ये मान लो जैसे ये जो उधर से इधर आए थे, सपोज करो ये 100 थे, लेकिन जब इधर आ गए, इधर इन्होंने देखा कि इधर तो 10,000 है, तो इन 100 को लगा कि ये 10,000 को तुमने हथियार के बल पे इनका सब कुछ छीन तो लिया है, लेकिन कल को इन्हें अकल आ गई, इन्होंने भी औजार हथियार बना लिए और अगर ये एकजुट रहे तो कल को तुमसे अपना हक अधिकार वापस छीन लेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, उन सारे लोगों को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। और जब छोटी छोटी जातियों में बांट दिया कर्म के आधार पर, क्योंकि पहले कर्म तो वो पहले भी करते थे, लेकिन आपस में रोटी बेटी का रिश्ता था, आपस में प्यार था, मिलजुल के रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको जो जिस काम को करता था वही उनकी जातियां इन्होंने बना दी। और फिर उसके बाद चूंकि इतनी ज्यादा जातियों में उनको बांट दिया कि उनकी जो संख्या थी वो टुकड़ों में बढ़ते बढ़ते इन 100 लोगों की तुलना में कहीं पे 25 रह गए, कहीं पे 50 रह गए, कहीं पे 30 रह गए, कहीं पे 40 रह गए। इतना मतलब 10,000 लोगों को उन्होंने हजारों ग्रुप में बांट दिया और खुद वो लोग एकजुट रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी संख्या कम है, अगर वो एकजुट रहेंगे तो फिर सब चीजों पे कब्जा उनका रहेगा, सत्ता पे नियंत्रण उनका रहेगा, और अगर उनको समझ आ गई तो वो अपना हक अधिकार छीन लेंगे। उनको समझाने का काम हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने किया, जिनमें से जैसे ज्योतिबा फूले जी ने समझाने का काम किया, संत गुरु रविदास जी ने अपने तरीके से समझाने का काम शुरू किया, गुरु नानक देव जी ने अपने तरीके से समझाने का काम शुरू किया, नारायण गुरु ने अपने तरीके से समझाने का काम शुरू किया, पेरियार ने अपने तरीके से समझाने का काम शुरू किया, साहू जी महाराज ने अपने तरीके से समझाने का काम शुरू किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने तरीके से, मनोहर कांशीराम साहब ने अपने तरीके से उन्हें समझाने का काम शुरू किया। और जैसे ही उनकी बात समझ में आने लगी कि ये सब कुछ हमारा था, हमारा छीना है, हमको एकजुट होकर अपना हक वापस लेना चाहिए, और वो आपस में एकजुट होने शुरू हुए, तो धीरे धीरे उनके हक अधिकार थोड़े थोड़े उनको मिलने लगे। लेकिन अब मैं इस वाले पक्ष पे ज्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे लोगों को आपस में बांटा गया।